हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। तो नया टॉपिक का नाम है किंगडम एनिमलिया। तो किंगडम एनिमलिया के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स आते हैं वे आपके हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फाइलम प्रोटोजोआ के कुछ जनरल कैरेक्टर को हमने पढ़ा था तथा उसके कुछ सिक्स सब फाइलम को भी हमने डिस्कस किया था। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं किंगडम एनिमलिया के बारे में। तो किंगडम एनिमलिया के अंतर्गत कौन कौन से ग्रुप आते हैं, उसके बेसिक कैरेक्टर और किंगडम एनिमलिया के किन किन बेसिस के अकॉर्डिंग उसे क्लासिफाई किया गया है, इस तरह के जो भी छोटे छोटे पॉइंट है किंगडम एनिमलिया के, उन सभी पॉइंट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो किंगडम एनिमलिया जो है उसमें कई सब फाइलम है और उन सब फाइलम में किस किस तरह के एनिमल्स होते हैं, उसके साथ साथ इसके कैरेक्टर को भी हम स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जो बेल का आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली जितने भी वीडियो का नोटिफिकेशन है आप सबको मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर हम किंगडम एनिमलिया के हम सबसे बेसिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर के साथ साथ ये हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। मल्टी सेलुलर का सबसे पहले हम यह जान लेते हैं मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है। तो मल्टी सेलुलर का मतलब ये एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। सभी के सभी क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी ये अपने फूड के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। देखिए, जो आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा पूरे लिविंग थिंग्स को 5 किंगडम में बांटा गया था, तो जो एनिमलिया है वह सबसे बड़ा किंगडम है। इसमें 9 मेजर लगभग फाइलम है और मेजर फाइलम के साथ में लगभग 3 से लेकर 300 मिलियन स्पीशीज तक इसमें पाई जाती हैं। इसलिए पांचों किंगडम में से सबसे बड़ा किंगडम एनिमलिया को माना जाता है। तो इसके आगे हम इसके फाइलम को भी डिस्कस करेंगे। तो फाइलम में जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, अनिलिडा आदि सब फाइलम है। आदि सब फाइलम को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस समय सबसे पहले हम किंगडम एनिमलिया का जो बेसिक कैरेक्टर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम किंगडम एनिमलिया के कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले इसका हैबिटेट आता है। तो हैबिटेट का मतलब यह होता है कि यह कहाँ पाया जाने वाला है, जहाँ पाया जाता है उसके हैबिटेट कहते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बॉडी में किस किस बॉडी जो बनी है वो किस किस लेवल से मिलकर बनी है। सेल और बॉडी प्लेन से बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर्स और बॉडी कैविटी, डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वह कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। इसके बाद है इसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, स्क्रेटरी सिस्टम या इसके स्क्रेटरी ऑर्गन्स, ये सब अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। तो अलग हम सबसे पहले हैबिटेट के बारे में बात करेंगे। तो अब देखिए, जो किंगडम एनिमलिया है वह 5 किंगडम में सबसे बड़ा किंगडम है। तो सबसे बड़े किंगडम में जो हैबिटेट होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। तो जो हैबिटेट के अंतर्गत जो एनिमल्स होते हैं इनमें वे पानी में भी पाए जाएंगे, स्थल में पाए जाएंगे, हवा में, तीनों जगह पर पाए जाते हैं। ये जो एनिमल्स इसके अंतर्गत पाए जाते हैं वे जल, स्थल और हवा तीनों जगह पर ही पाए जाते हैं। जब ये तीनों जगह पाए जाएंगे तो इनके एनिमल्स जो होंगे, एनिमल्स का फूड और रिस्पायरेटरी सिस्टम ये सब तीनों जगह का अलग अलग होगा, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सेकंड जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसके 4 तरीके के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सेलुलर लेवल के होते हैं कुछ, जो मोस्टली आपके स्पंजेज होते हैं, या पोरीफेरा की बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वह बहुत सिंपल होता है। तो इस अगर सेल टिश्यू लेवल की हम बात करें तो जो सेल होती हैं, कई सारी सेल आपस में मिलकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। तो यह टिश्यू जो होता है वह अलग तरीके के वर्क करता है, जिसे हम सेल टिश्यू लेवल के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका है वह टिश्यू ऑर्गन लेवल है। तो टिश्यू ऑर्गन लेवल का मतलब यह होता है कि कई सारी सेल आपस में मिलकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। तो इसी तरह कई सारे टिश्यू जो होते हैं वो आपस में मिलकर एक ऑर्गन को बनाती है। तो इस तरह के अपीयरेंस जो आया था सबसे पहले वो आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज में आया था। तो इस तरह से यह टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि मोस्टली आपके जो हाइजन एनिमल्स होते हैं, हाइजन एनिमल्स में यह देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ जो ऑर्गन होते हैं बॉडी के कई सारे ऑर्गन आपस में मिलकर पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपका ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज हमें मिली कि सेम काइंड ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, और जब टिश्यू आपस में, कई सारे टिश्यू आपस में जब मिलते हैं तो एक ऑर्गन को फॉर्मेशन करते हैं। जब कई सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो पूरी बॉडी को फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से यह हुआ कि
इसके बाद आता है बॉडी प्लेन्स। तो बॉडी प्लेन्स का मेन मतलब यह होता है कि बॉडी किस किस तरीके से किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है। उसके बाद सेकंड है जो सेल एग्रीगेट प्लान। तो सेल एग्रीगेट प्लान का मतलब यह होता है कि जब बॉडी जो होती है, बॉडी में अलग अलग सेल्स होती हैं, अलग अलग सेल से मिलकर बॉडी बनी होती है। जो सेल जो होते हैं वो आपस में एग्रीगेट हो जाए, यानी कि वे इकट्ठा हो जाए और पूरी की पूरी एक सिंपल बॉडी का फॉर्मेशन करें, तो उसे हम लोग सेल एग्रीगेट प्लान बोलते हैं। यानी कि जो सबसे सिंपल बॉडी जो होती है, सबसे सिंपल बॉडी आपको स्पंजेज में देखने को मिलती है। इसके बाद है ब्लाइंड सेक प्लान। तो ब्लाइंड सेक प्लान का मतलब यह होता है कि जो एनिमल की जो बॉडी होती है उनमें एक बीच का पार्ट होता है, तो उस बीच के पार्ट में एक सिंगल कैविटी में केवल एक साइड की ओपनिंग होती है और उसी साइड से जो मैटर आना या जाना रहता है उसी साइड से मैटर आता या जाता है। तो इस तरह का सेक प्लान को हम लोग ब्लाइंड सेक प्लान बोलते हैं। तो ये प्लान आपके जो मोस्टली पाए जाते हैं, मोस्टली आपके सिलेंट्रेट और फ्लैटवर्म में इस तरह के ब्लाइंड सेक प्लान पाए जाते हैं। सिलेंट्रेट और फ्लैटवर्म की अगर हम बात करें तो इसमें आपने देखा होगा कि इसमें माउथ तो होता है लेकिन कहीं पर एनस नहीं पाया जाता। तो इसके बाद अगला आता है ट्यूब विद इन ए ट्यूब प्लान। तो ट्यूब विद इन ए ट्यूब प्लान का मतलब यह होता है कि जो आपकी डाइजेस्टिव कैनाल होती है वह पूरी कंप्लीट हो, यानी माउथ से स्टार्ट हो और एनएस पर जाकर खत्म हो। इस तरह का जो प्लान होता है उसे हम लोग ट्यूब विद इन ए ट्यूब प्लान कहते हैं। तो इसके दो पार्ट होते हैं, पहला प्रोटोस्टोम होता है तथा दूसरा ड्यूटेरियोस्टोम होता है। तो जो अगर हम प्रोटोस्टोम की बात करें तो प्रोटोस्टोम में जो माउथ होता है या डाइजेस्टिव ट्रैक होती है वह एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के साथ ब्लास्टोपोर ग्लैंडुला से ही बनती है। तो ये आपकी जो इस तरीके की जो भी होती है उसे हम लोग प्रोटोस्टोम बोलते हैं। और जब आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक एम्ब्रियो सैक से ही बनना स्टार्ट हो जाए तो उसे हम लोग ड्यूटेरियोस्टोम कहते हैं। तो यही इन दोनों का मेन डिफरेंस है। इसके बाद अगर हम बॉडी सिमेट्री की बात करें तो बॉडी सिमेट्री भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अलग अलग एनिमल को क्लासीफाई करने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो बॉडी होती है वह 4 तरीके की होती है और 4 तरीके के अलग अलग रोल प्ले करती है। तो कुछ आपके एसिमेट्रिकल होते हैं। तो एसिमेट्रिकल एनिमल्स वे एनिमल्स होते हैं जिनमें हम किसी भी तरह का जिसे हम किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी एसिमेट्रिकल एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी भी तरीके से विभाजित नहीं कर सकते या डिवाइड नहीं कर सकते। वहीं पर अगर हम लोग स्फेरिकल की बात करें तो स्फेरिकल जो होते हैं वे आपके गोल वाले होते हैं। स्फेरिकल में अगर आप बॉडी के बीच कट भी कर दें तो आप देखेंगे दूसरा वाला जो होगा आपको पहले वाले का सेम फोटोकॉपी होगा। और वहीं पर अगर हम लोग रेडियल की बात करें तो रेडियल में जो होता है, इनमें जो पूरी की पूरी बॉडी होती है उसमें उसको हम कितने भी पार्ट में, कितने भी उसके सिमिलर पार्ट में अलग कर दें तो हर एक पार्ट जो होता है वह प्रत्येक का क्या होता है, सिमिलर होगा। उसे हम रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम बायलैटरल सिमेट्री की बात करें तो बायलैटरल सिमेट्रिकल को हम बॉडी को एक सेंट्रल एक्सिस से सिंगल प्लेन में काटें तो जो प्लान होगा वह बाकी अदर की तरह सेम होगा। इस तरीके की जो भी सिमेट्री होती है उसे हम लोग बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। तो ये मोस्टली जो वर्टिब्रेट में देखने को मिलती है, तो कुछ इनवर्टिब्रेट में भी पाया जाता है। इस तरीके की जो आपकी बॉडी प्लान्स होती है उसे सिमेट्री बॉडी प्लान्स। इसके बाद अगर हम बात करें जर्म लेयर की, तो जर्म लेयर का मतलब यह होता है कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है उसे डेवलपमेंट में जो लेयर होती है वे आपके किन किन लेयर से मिलकर बनी होती है। इनमें दो कैटेगरी हैं। कुछ एनिमल्स आपके डिप्लोब्लास्टिक होते हैं तथा कुछ जो होते हैं एनिमल ऐसे होते हैं जो आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब यह होता है कि एनिमल में 2 जर्म लेयर पाई जाती है। डिप्लोब्लास्टिक में एनिमल जो होते हैं उनमें 2 लेयर पाई जाती है और जो बॉडी उनकी होती है वह 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। पहला आपका जो होता है एक्टोडर्म होता है और दूसरा जो होता है आपका इंडोडर्म होता है। तो एक्टोडर्म और इंडोडर्म से ये मिलकर बने होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा के एनिमल्स आप एग्जाम्पल में रखिए, वे आपके डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थिस से ऊपर के जो फाइलम जैसे प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स होते हैं वे आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। यानी ये 3 जर्म लेयर से मिलकर बने होते हैं। ऊपर की जो लेयर होती है उसे एक्टोडर्म और बीच की जो लेयर होती है उसे हम लोग मीजोडर्म बोलते हैं और अंदर की जो होती है उसे हम लोग इंडोडर्म बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बॉडी कैविटी की बात करें तो जिसे हम लोग बॉडी कैविटी को हम दूसरे शब्दों में सीलोम भी कहते हैं। इसमें जो बॉडी कैविटी होती है तो इसमें एक बॉडी की वॉल हो गई तथा दूसरी जो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक हो गई। इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस भरा होता है उसे हम लोग सीलोम कहते हैं। मतलब बॉडी कैविटी के जो बॉडी वॉल के और डाइजेस्टिव ट्रैक के बीच में जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस भरा होता है उसे हम लोग सीलोम बोलते हैं।
सीलोम को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला आपका जो ए सीलोमेट होता है, तो ए सीलोमेट का मतलब होता है कि इसमें सीलोम पाया ही नहीं जाता। जैसे आपके फ्लैटवर्म हो गए, सिलेंट्रेट हो गए और कुछ स्पंजेज हो गए, तो इसमें क्या होता है, इसमें सीलोम जो होते हैं वो नहीं पाए जाते। सीलोम जो रहते हैं वो कम्प्लीटली एब्सेंट रहते हैं, जैसे आपके फ्लैटवर्म, सिलेंट्रेट और कुछ स्पंजेज में। तो ये आपके ये सीलोम हो गए। इसके बाद आता है दूसरा सीडोसीलोम। तो सीडोसीलोम का मतलब यह होता है कि ऐसे एनिमल जिनमें फाल सीलोम पाई जाती है या सीलोम के छोटे छोटे पाउच पाए जाते हैं, तो इस तरीके के जो भी सीलोम होते हैं उसे हम लोग सीडोसीलोम कहते हैं। तो मोस्टली जो आपके एसके हेलमिंथीज उसको इस कैटेगरी में रखा गया है। लास्ट जो आपका तीसरा है वो आपका सीलोमेट है। तो सीलोमेट में जितने भी आपके सीलोमेट होते हैं उनमें जो सीलोम रहती है वो सीलोम पाई जाती है, मतलब कंप्लीट सीलोम इनमें पाई जाती है, मतलब पूरी बॉडी में सीलोम पाई जाती है। यहाँ पर जो हीमोसील लिखा गया है इसका एग्जाम्पल आप कॉकरोच को याद रखिए, क्योंकि कुछ आर्थ्रोपोड और मोलस्क में जो ट्रू सीलोम होती है वह रेड्यूस्ड कंडीशन में पाई जाती है। रेड्यूस्ड कंडीशन में जो उनका ब्लड होता है वह सीलोम में नहीं, सीलोम में मिला होता है, जो मतलब उनका ब्लड जो रहेगा वो सीलोम में मिला रहेगा, और इस तरह के सीलोम को हम लोग हीमोसीलोम कहते हैं। याद रखिए जो कॉकरोच है वह बेस्ट एग्जाम्पल है आपका हीमोसीलोम का। यहाँ से हमारा नेक्स्ट पॉइंट डाइजेस्टिव ट्रैक का स्टार्ट होता है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन होगी कि एक तो कंप्लीट होगी और दूसरी जो रहेगी वो इनकम्प्लीट होगी। तो अगर आप देखें कि फाइलम पोरीफेरा से उसके बाद जो दूसरा फाइलम सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीज है, इनमें जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, मतलब माउथ से एनस तक नहीं पाया जाता है, बीच ही में खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे एसके हेलमिन्थीज और से लेकर एसके हेलमिन्थीज से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक की जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वह कंप्लीट पाई जाती है। तो ये मतलब यह माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक पाई जाती है। इसके बाद अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग भी हम एनिमल को डिवाइड करते हैं। तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें आपका इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन होता है। देखें जैसे इंट्रासेलुलर का जरूरी मतलब यह नहीं होता कि ब्लड में रेड कलर का ही होता है। जैसे इंट्रासेलुलर का यह मतलब नहीं है कि ब्लड में जो है उसमें रेड कलर ही पाया जाए। बॉडी फ्लूइड होता है, इसके अलावा भी आपका बॉडी फ्लूइड होता है और इसमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू इधर से उधर जो भेजा जाता है फ्लूइड को। तो प्रोटोजोन में एक ऐसी प्रोसेस पाई जाती है जिसे हम लोग साइक्लोसिस कहते हैं। तो साइक्लोसिस में जो फूड वैक्यूल होता है वह सेल के अंदर घूम घूम कर डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है और जो फ्लूइड रहता है वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इसी को हम लोग इंट्रासेलुलर बोलते हैं। दूसरा एक्स्ट्रासेलुलर में इसमें जो सेल और टिश्यू के आसपास का सेल और जो टिश्यू रहते हैं, टिश्यू के आसपास का जो पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसे हम लोग एक्स्ट्रासेलुलर कहते हैं। तो यह सबसे ज्यादा स्पंजेज में देखने को मिलता है। इसके बाद एक चीज आपको यह ध्यान देनी है कि इसके बाद अगर हम क्लोज वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो जो क्लोज वेस्कुलर सिस्टम में जो ब्लड होता है या बॉडी के फ्लूइड में होता है और आर्टरी और वीनस दोनों में बहता है, मतलब धमनी और सिराओं में बहता है, उसे हम लोग क्लोज वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ओपन वेस्कुलर सिस्टम वाला अगर हम बात करें, ओपन वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो आपका जो हीमोसील हो गया, और जैसे आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में भी यह पाया जाता है हीमोसील। वेस्कुलर सिस्टम वाला जो हीमोसील होता है वह आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें रिस्पायरेटरी सिस्टम की, तो हम सभी जानते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब होता है ऑक्सीजन लेना, यानी O2 लेना और CO2 को बाहर निकालना, जिससे हमारे बॉडी में जो सभी आर्टरीज वगैरह वो सब चल सकें। तो यह जो रिस्पायरेशन होता है या बॉडी सरफेस से भी होता है। जैसे आप अर्थवर्म को ले लीजिए, अर्थवर्म में जो रिस्पायरेशन होता है वह बॉडी सरफेस में होता है। इंसेक्ट में जो होता है वह ट्रैकिया के थ्रू होता है, और स्कॉर्पियन जो रहता है मतलब बिच्छू जो होता है उसमें बुक लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन होता है। और मछलियों में आप जान ही रहे हैं, मछलियों में आप जो रिस्पायरेशन होता है वह गिल्स के थ्रू होता है। तो जितने भी आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं उनमें जो सांस लेने के लिए जो लंग्स, जैसे टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होंगे वे सांस अपने मतलब रिस्पायरेशन करने के लिए लंग्स का यूज करते हैं। तो इसके बाद अगर हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो यानी कि बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे बॉडी से कैसे निकाला जाता है, उसके अकॉर्डिंग भी 4 तरीके के एनिमल होते हैं। मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग भी एनिमल जो होते हैं उसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला जो होता है अम्यूनोटेलिक होता है। अम्यूनोटेलिक इसका मतलब यह होता है जिसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो रहता है वह अमोनिया रहता है। तो आपको याद रखना कि मोस्टली जो पानी में रहने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका जो वे एक्सक्रीशन करते हैं, उनका एक्सक्रीशन मटेरियल जो रहता है वह
अमोनिया रहता है, जिन्हें हम अमीनोटेलिक भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा आता है यूरियोटेलिक। तो ऐसे एनिमल जो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, तो यूरिया का एक्सक्रीशन जैसे मैन हो गए, अर्थवर्म हो गए और फ्रॉग हो गए, तो ये सब जो रहते हैं यूरिया का एक्सक्रीशन कहते हैं। तो इसे हम लोग यूरियोटेलिक कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यूरियोटेलिक की, तो जितने भी आपके बर्ड्स रिप्टाइल्स हो गए होते हैं वे यूरियोटेलिक होते हैं, यानी ये यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। इसके बाद जो अमीनोटेलिक में आपके बॉडी में जितने भी अमीनो एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं, मतलब अमीनोटेलिक का मतलब यह होगा कि जो अपने बॉडी से अमीनो एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं उसे हम लोग अमीनोटेलिक बोलते हैं। इसमें जो आपके मोस्टली मोलस्क और इकाइनोडर्मेट से इसके अंदर आते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में हमने किंगडम एनिमलिया के बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया। तो आगे जैसे जैसे हम किंगडम एनिमलिया को पढ़ेंगे तो उसके फाइलम जैसे पोरीफेरा और भी जो फाइलम है उन सभी फाइलम को हम ब्रीफ में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और जो भी आपके पास कमेंट हो उसे कमेंट करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली जितने भी वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।